कहीं और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। निराला में उसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। मुझे हाँ जो पहला अनामिका है उसमें की होने के 7 कविताएं मिलती हैं। अनामिका फर्स्ट में 7 हैं, बाद में वो 7 परिमल में संग्रहित कर ली गई। इसीलिए कई जगह वो उनका परिमल पहला माना जाता है। लेकिन इससे बहुत मतलब नहीं है कि कितनी कविताएं थीं। मतलब केवल इससे है कि अनामिका फर्स्ट उनका पहला काव्य संग्रह छायावादी है। ठीक। चलिए, मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। लिखिए, उसी क्रम में आगे लिखिए। हाँ, निराला में, क्योंकि निराला जी को छायावाद पर व्याख्यान देने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बुलाया गया। ठीक। उस समय पंत शायद अंग्रेजी विभाग से जुड़े थे, तो पंत और निराला में बहुत प्रतिस्पर्धा थी। दोनों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की बहुत प्रतिस्पर्धा थी। तो इनको विश्वविद्यालय में बुलाया गया कि आइए आप छायावाद पर लेक्चर दीजिए। वही इन्होंने लिखा कि मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। लिख लीजिए। मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। अगला प्रश्न डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। डैश करके सांध्य काकली में संग्रहित निराला जी की अंतिम कविता है। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, डैश करके सांध्य काकली में संकलित या संग्रहित, जो भी लिखे हों, निराला जी की अंतिम कविता है। अगला, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। और दूर दूर लिखो कुछ। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, कविता परिवेश की पुकार। डैश करके निराला। अगला, पंत और पल्लव में हमने आपको लिखवाया था। पंत और पल्लव नाम से एक लेख माला छपी थी। कहाँ छपी थी वो? एक मिनट, कहाँ छपी थी तुम बताओ। तुम, हाँ, पंत और पल्लव लेखमाला कहाँ छपी थी? कहाँ से? संपादक कृष्ण बिहारी। ऐसी चीज़ें आप लोगों की याद होनी चाहिए। पंत और पल्लव लेखमाला 1927-28 में माधुरी में छपती थी, जो लखनऊ से निकलती थी, और उस समय उसके संपादक प्रेमचंद और कृष्ण बिहारी मिश्र थे। ठीक, आइए। पंत और पल्लव में पंत को पंक्ति चोर,
पंत और पल्लव में पंत को पंक्ति चोर ठीक। कहने वाले निराला ने ज्योत्सना में, शुद्ध ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, याद रखो। ज्योत्सना में पंत को हिंदी साहित्य का गुलाब भी कहा है। ज्योत्सना में पंत को हिंदी साहित्य का गुलाब भी कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, निराला ने मतवाला, समन्वय, सुधा और रंगीला का संपादन किया था। मतवाला, समन्वय, सुधा और रंगीला का संपादन किया था। अगला, कुकुरमुत्ता का प्रथम प्रकाशन 1942 में हुआ। कुकुरमुत्ता का प्रथम प्रकाशन 1942 में हुआ। इस समय इसमें इसके अतिरिक्त 7 अन्य कविताएं भी थीं। वर्ष 1946 में सात अन्य कविताएं वर्ष 1946 में 7 अन्य कविताएं नए पत्ते नाम से संकलित कर ली गई और कुकुरमुत्ता का स्वतंत्र प्रकाशन 1948 में हुआ। और कुकुरमुत्ता का स्वतंत्र प्रकाशन 1948 में हुआ। नेक्स्ट, कुकुरमुत्ता के 2 प्रमुख पात्र हैं, गोली और बहार। कुकुरमुत्ता के 2 प्रमुख पात्र हैं, गोली और बहार। आगे उसी में कर दीजिए। कुकुरमुत्ता में गोली और बहार। कुकुरमुत्ता में गुलाब पूंजीपति वर्ग का
और कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक हैं। कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। त्रिपाठी, गेहूं और गुलाब पढ़े हो? उसमें गेहूं किसका प्रतीक है और गुलाब किसका प्रतीक है? गेहूं जो है सर, गेहूं सर्वहारा है, गुलाब पूंजीपति वर्ग है। जिससे पूछा जाए वही बताइए। ललित, गेहूं जो है सर वो भूख और आग का प्रतीक है, और गुलाब जो है तालाब संस्कृत है। सुने, बैठो। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित निबंध गेहूं और गुलाब इंटर में है। उसमें गेहूं भूख का प्रतीक है और गुलाब वहाँ पर कला और संस्कृत का प्रतीक है, लेकिन वही निराला के यहाँ पूंजीपति का प्रतीक है। ये दोनों प्रतीक आप एक साथ याद रखिए, वरना धोखा दे जाएंगे। आगे चलो। क्या हुआ? जो ये लिखा कुकुरमुत्ता के जो पात्र गोली और बहार, हाँ। ये गोली जो है वो नौकर था क्या? अब ये नौकर था कि मालिक था ये नहीं मुझे पता है, लेकिन मैं पढ़ रहा था तो उसमें गोली और बहार दो पात्र मिलते हैं। उसमें शायद बहार किसी पूंजीपति की लड़की रहती है और गोली नौकर की लड़की या नौकर कुछ ऐसा रहता है। लड़का रहता है। ठीक, आगे चलिए। निराला ने कविता को कल्पना के कानन की रानी कहा है। निराला ने कविता को कल्पना के कानन की रानी कहा है। नेक्स्ट, मैंने भाव, भाषा और छंद की उल्टी गंगा बहाई है। मैंने भाव, भाषा और छंद की उल्टी गंगा बहाई है। डैश करके निराला। अगला पॉइंट, बड़े बड़े साहित्यिकों की भाषा बड़े बड़े साहित्यिकों की भाषा कभी जनता की भाषा नहीं रही। डैश करके निराला। अब लिखिए, निराला ने विप्लव का वीर बादल को कहा है। निराला ने विप्लव का वीर, ये प्रश्न आया था, ये किस कविता से है? बादल राग से। निराला ने विप्लव का वीर बादल को कहा है। ये सरल इतिहास में है और बच्चन सिंह के दूसरा आधुनिक दोनों तीनों किताबों में है। अब आप एक हेडिंग डालिए, निराला की श्रृंगारिक कविताएं।
पहली कविता लिखिए जूही की कली। संध्या सुंदरी। ध्यान रखना है, संध्या तारा किसी और की हो जाएगी, संध्या सुंदरी इनकी है। संध्या तारा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। यमुना के प्रति संध्या सुंदरी दूसरी है, संध्या सुंदरी तीसरी है, यमुना के प्रति। और वहाँ भी लिखवाए थे, यहाँ भी लिखवा रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध कविता जो है वो है सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति। सम्राट, चौथी कविता लिखिए, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति। इसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चौथी है। पहली तो इसलिए प्रसिद्ध है कि वो पहली है, लेकिन प्रेम की बात जहाँ तक है निराला के, ये वाली सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब अगली डालिए निराला के क्रांतिकारी गीत, मतलब कविताएं। निराला के क्रांतिकारी कविताएं। महाराज शिवाजी का पत्र, पहली। जागो फिर एक बार, आवाहन। बादल राग। पंक्तियाँ। नहीं, पंक्तियाँ अच्छा। चलिए, विद्वानों के कथन लिखना चाहिए था, लेकिन हाँ चलिए पंक्ति के बाद लिख लेते हैं। पंक्तियों में अलग अलग पहले 3 रचनाओं से हम अलग लिखेंगे। सरोज स्मृति से, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, फिर अन्य से, उसमें जितनी और आएंगी। तो सबसे पहले सरोज स्मृति। अच्छा, ये मामला कुछ और है, पंक्तियाँ नहीं हैं। ये विद्वानों के कथन जो सरोज स्मृति पे हैं, जो राम की शक्ति पूजा पे हैं, और जो तुलसीदास पे हैं। विद्वानों के कथन अलग लिखे हैं और उनके पंक्तियाँ अलग लिखे हैं। तो कैसे किया जाए? चलिए पहले विद्वानों के कथन, फिर उसकी पंक्तियाँ एक साथ लिख देते हैं। हाँ, तो पहले इसमें लिखिए सरोज स्मृति। पहला कथन, एक कथन है, लिख लीजिए, फिर उसके नीचे पंक्तियाँ आ जाती हैं। सरोज स्मृति कविता क्या है? लिखिए सरोज स्मृति कविता क्या है? कवि की पूरी आत्मकथा है। सरोज स्मृति कविता क्या है? कवि की पूरी आत्मकथा है।
डॉक्टर नामोर सिंह। चलिए पंक्तियाँ। धन्य मैं पिता निरर्थक था। धन्य, धा अधाना या पे ऐ की मात्रा। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। जाना ता तो अर्थो गमो पाए। जाना तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। एक बार रिपीट कर दीजिए, जाना तो। जाना तो अर्थो गमो पाए, मतलब अर्थ का उपार्जन करना मैं पैसा कमाना जानता था। जाना तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। मतलब पैसा कमाने के जो तौर तरीके थे उसमें मुझे संकोच होता था। इसी में 2 लाइन और है। लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, उसी की है, उसी में आगे बढ़ाते रहिए भाई, क्योंकि उसमें है क्या। जब मैं उस कविता से सीधे जब नोट कर रहा था तो कम से कम बात पूरी होनी चाहिए। जैसे जब कुछ आप नोट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आधा लगे। और उसमें मैं देख रहा था कि निराला की कोई जो बात होती थी वो कम से कम 6 पंक्तियों में, छोटी छोटी जो होती थी वो उनकी एक बात पूरी 6 पंक्तियों में आती थी। तो वही चीज़ यहाँ पर है। जाना तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। बस यहाँ समाप्त हो जाएगी। हारता रहा मैं स्वार्थ समर। यहाँ एक समाप्त हो गई। फिर नेक्स्ट, तब भी मैं इसी तरह समस्त, तब भी मैं इसी तरह समस्त, कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त। तब भी मैं इसी तरह समस्त, कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। लिखता अबाध गति मुक्त छंद, लिखता अबाध गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद, पर संपादक गण निरानंद, बिना आनंद के, बिना कोई उसमें इंटरेस्ट,
वापस कर देते सत्वर। फिर से बोली। लिखता अबाध गति मुक्त छंद, यहाँ तक हुआ? कहाँ से छूटा है बताओ? हम शुरू से बोल दे रहे हैं। तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त, लिखता अबाध गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद। अगली लाइन है वापस कर देते सत्वर। ये लिखा है सत्वर, मतलब अब उसमें बड़ा आना समझ लीजिए। त्वर का मतलब तीव्र, सत्वर का मतलब जैसे पहुंची नहीं, आज पहुंची नहीं, शाम तक वापस भी कर देते थे। यही तो कह रहे हैं कि पर संपादक गण निरानंद, बिना उसे पढ़े लिखे, ठीक, वापस कर देते सत्वर, तुरंत। दे एक पंक्ति दो में उत्तर, दे एक पंक्ति दो में उत्तर। मतलब समझ लीजिए निराला जी को पहला कथन आपने क्या लिखा है? ये कविता नहीं, कवि की पूरी आत्म कथा है। वही पढ़ रहे हो, आत्मकथा ही पढ़ रहे हो। अगली लाइन देखिए, बेटी के विवाह में क्या समस्याएं आती हैं। लिखिए, ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, खाकर पत्तल में करे छेद। ये कान्य कुब्ज कुल, यहाँ पे डैश है, कान्य कुब्ज के बाद कुल कुलांगार के बाद। कुलांगार का मतलब जानते हो? कुल में आग लगाने वाला। अंगार का मतलब आग। तो कैसे हैं ये कान्य कुब्ज? ठीक। और नीचे कैसे हैं देखिए, खाकर पत्तल में करें छेद, इनके घर कन्या अर्थ खेद, दहेज न दे पाने के कारण। इनके घर कन्या अर्थ खेद, इस विषम बेल में विष ही फल। इस विषम बेल में विष ही फल, मतलब वो ऐसे लताएं हैं जिसमें कौन सा फल निकलने वाला है? बेस। आखिरी लाइन है उसकी, यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल, मतलब ये
कान्यकुब्ज ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ पे जल नहीं है, जलता हुआ मरुस्थल है। क्योंकि निराला जी कह चुके थे कि हम कुछ दे सकते नहीं हैं, विवाह करना हो तो बताओ। इसी में आगे आएगी, चमरौधे जूते में सकेल, कल घ्राण प्राण से हो रहित, ऐसे मतलब क्या था, उन चरणों को मैं पूजूं, ऐसे गिर से शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। तो ये समस्या आज की नहीं है, इस समस्या से निराला जी भी झेले थे। और दिनकर को मैं कहीं पढ़ रहा था तो यही ठीक समस्या दिनकर की थी कि लड़कियों की शादी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, जबकि वो डिप्टी रजिस्ट्रार थे किस यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे मतलब काफ़ी बड़े पद पे थे। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, लेकिन यही निराला वाली समस्या उनको उनके पास भी रही होगी कि जाना तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। पैसा कमाना जानते तो थे, लेकिन उस रास्ते से वो लोग पैसा कमा नहीं पाए। चलिए अगली लाइन वही आ गई, ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको। छोटी छोटी पंक्तियां कर दी क्योंकि बड़ी लंबी हो रही थी। नहीं, नेक्स्ट, हाँ वो पूरा हो गया। यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल, बस वहीं समाप्त। नेक्स्ट, ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। एक दो लाइन और हैं, देखता रहा मैं खड़ा अचल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अलग से, देखता रहा मैं खड़ा अचल, वह सर छेप वह रण कौशल। वह सर छेप वह रण कौशल। अब आती है सबसे फेमस लाइन, दुख ही जीवन की दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अब राम की शक्ति पूजा। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो भाई? हैं? क्या गम है जो छुपा रहे हो? चलिए, इसका मूल कथानक वंगला कवि, पहले इसमें हम कथन लिख रहे हैं, फिर पंक्तियां लिखेंगे। इसका मूल कथानक बंगला कवि कृतवास के कृतवासी रामायण से लिया गया है।
कृतवास के कृतवासी रामायण से लिया गया है। ये सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न है। जीआईसी पीजीटी में आया हुआ सवाल है अगला, राम की शक्ति पूजा में दो कविताओं का सार तत्व है। राम की शक्ति पूजा में दो कविताओं का सार तत्व है, डैश करके लिखिए, तुलसीदास और सरोज स्मृति। आगे लिखिए जीआईसी पीजीटी 2009। अगला, निराला की सबसे ओजपूर्ण रचना है राम की शक्ति पूजा। निराला की सबसे ओजपूर्ण रचना है राम की शक्ति पूजा। अगला, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने राम की शक्ति पूजा को आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने राम की शक्ति पूजा को गाथा काव्य, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिए, गाथा काव्य कहा है। पंक्तियां में आ जाते हैं। लिखिए, रवि हुआ अस्त, सो रहे हो रवि? अच्छा, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, पहली लाइन है। दूसरी लाइन, रह गया राम रावण का अपराजेय समर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। वास्तव में राम और रावण का जो प्रतीक है वो एक ही व्यक्ति के अंदर होता है। उसकी सद्वृत्तियाँ राम का प्रतीक हैं और बुरी वृत्तियाँ, बुरे इच्छाएं, बुरे आपके आदतें रावण का प्रतीक है। इसलिए ये कह रहे हैं कि रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। इसमें कोई किसी से पराजित नहीं हुआ। कथा में भले राम रावण को पराजित कर दें, लेकिन वास्तव में जो जिस प्रतीक के माध्यम से हमको जो संदेश दिया जाता है उस कथा से, वो कभी समाप्त होने वाला युद्ध
नहीं। प्रसाद भी इसीलिए महान है कि वो हृदय और बुद्धि में जो संघर्ष करवाते हैं वो कभी जीवन में समाप्त नहीं होता। मरते समय भी आदमी सोचता है, चाहता है ये कर लेता तो, वो कर लेता तो, ऐसा हो जाता तो। उसकी इच्छाओं का और उसके हृदय का कभी संघर्ष समाप्त नहीं होता। ऐसे कुछ समस्याएं शाश्वत समस्याएं हैं, सदा रहने वाली। पाप पुण्य है, जीवन मृत्यु है, बुद्धि और हृदय का संघर्ष है, अच्छाई और बुराई का संघर्ष है। ये वृत्तियां कभी समाप्त नहीं हो सकती। अगर मनुष्य हो तो ये वृत्तियां आपके अंदर रहेंगी। आगे, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। हाँ, है अमा है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। दूसरी लाइन, खो रहा दिशा का ज्ञान। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। वैसे यहाँ पे हाँ, आगे की कथा लाइन बड़ी रोचक है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। अगली है, अन्याय जिधर, कामा लगाइए, अन्याय जिधर कामा लगाइए, है उधर शक्ति। विस्मय बोधक चिन्ह लगाइए, कहते छल छल। पहली लाइन है ये, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। शक्ति, सत्य नहीं। अच्छी बात है कि अगर आपको संदेह है तो पूछ लो, ठीक। गलत लिखने से तो अच्छा ही है। आगे लिखिए, हो गए नयन। अगली लाइन है, कहते छल छल। यहाँ तक पहली लाइन खत्म हो गई। दूसरी है, हो गए नयन, कामा लगाइए, कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल। कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल। पूरा हो गया।
ये उस समय की घटना है जब राम रावण से युद्ध होते हैं और राम ये देखते हैं कि देवी दुर्गा स्वयं रावण की रक्षा कर रही है और उनको ये विश्वास हो गया कि अब हम इनको पराजित नहीं कर सकते। अभी बात समाप्त नहीं हुई है, नीचे लिखिए डैश करके। हम परीक्षक को वहाँ तक पीछा करेंगे जहाँ तक वो पकड़ सकता है। ये किसका कथन है ये भी वो सोच सकता है। राम ने जामवंत से कहा है, ये राम कह रहे हैं जामवंत से। धैर्य रखो, जामवंत भी कहेंगे। अभी ये कौन कह रहा है तो डैश करके लिखिए वो राम जामवंत से। नहीं जामवंत न लिखिए यार, जाम्बवान उनका नाम है, जाम्बवान। क्योंकि जो शक्ति पूजा में जो नाम है हम वही लिखेंगे, जाम्बवान। ये सब कुछ हमने सीधे राम की शक्ति पूजा कविता से नोट किया है, इसलिए कामा बिंदी हलंत जो है वो अपने मूल रूप में है। अब जब राम को निराश होता देख पूरी सभा परेशान हो गई, तब जाम्बवान कहते हैं राम से। अगली लाइन है, पहले लाइन लिखते हैं फिर नीचे लिखेंगे। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। पहली लाइन खत्म हो गई है। छोड़ दो समर, जब तक ना सिद्धि हो। छोड़ दो समर, जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन। नीचे क्या लिखोगे? जाम्बवान राम से। कथा समझ में आ रही है ना? हम इसलिए आपको कथा से जोड़ते हुए चल रहे हैं कि इसको आपको याद करने की ज़रूरत न पड़े। ये आपको अपने आप याद रहे कि ऐसी बात कौन किससे कह सकता है। जाम्बवान क्यों कहते हैं? क्योंकि उस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य जाम्बवान होते हैं। जाम्बवान ने देखा अगर राम इस तरह हताश हो जाएंगे तो हमारी पराजय निश्चित है। और ये लाइन आप अपने ऊपर भी लागू कर लीजिए कि कोई दिव्य शक्ति आपको नौकरी दिलाने नहीं आएगी, कोई मित्र आपकी मदद करने नहीं आएगा। शक्ति की तुम स्वयं मौलिक कल्पना करो कि किसी भी विद्यार्थी से तुम कम नहीं हो। केवल फर्क इतना है कि आपने मेहंदी लगाने के बाद जल्दी हाथ धो दिया और अगले व्यक्ति ने मेहंदी को चढ़ने का इंतजार किया। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। चलिए आगे चलते हैं। धिक जीवन को जो
धिक मतलब धिक्कार, जीवन को जो पाता ही आया विरोध। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। पहली लाइन, धिक साधन, का में हलंत लगेगा। जब आप धिक लिख रहे हैं तो का में हलंत लगाएंगे। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। एक समय राम को अपन इतनी निराशा हो गई कि कहते हैं मेरा जीवन ही धिक्कार है। ठीक, अंतिम लाइन आती है, वो भी आपके अपने ऊपर बहुत अच्छी लागू होगी। होगी जय, लिखो अगली, नेक्स्ट। होगी जय, कामा लगाइए, फिर लिखिए होगी जय। होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन। दूसरी लाइन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। तुलसीदास। अगला खंड काव्य है उनका तुलसीदास ना, तो हमने सरोज स्मृति से लिखा, राम की शक्ति पूजा से लिखा। अब हम लिखेंगे तुलसीदास। लिखिए, आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास को आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास को अंतर्मुख प्रबंध कहा है। हाँ, सीधे सीधे ब्रैकेट में लिख लीजिए खंड काव्य। हालांकि अभी नीचे हम लिखवाएंगे कहीं कि तुलसीदास क्या है, खंड काव्य है। अगला पॉइंट लिखिए, तुलसीदास एक खंड काव्य है जो 3 खंडों में विभाजित है। मतलब वो जो खंड काव्य है उसके अंतर्गत भी 3 खंड हैं, विभाजित है। डैश करके तीनों का नाम लिखिए। सांस्कृतिक ह्रास, नंबर 1 सांस्कृतिक ह्रास, नंबर 2 चित्रकूट प्रसंग, नंबर 3 ज्ञानोदय।
अगला, तुलसीदास का सार तत्व है राम की शक्ति पूजा। तुलसीदास में निराला ने, हाँ, तुलसीदास में निराला ने वैयक्तिक और उदात्त मूल्यों में वैयक्तिक और उदात्त मूल्यों में संघर्ष दिखाकर उदात्त मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। तथा भारत को सांस्कृतिक सामाजिक पराजय के गर्त से निकालने का सांस्कृतिक सामाजिक पराजय के गर्त से निकालने का प्रयत्न किया है। डैश करके आर्यस चतुर्वेदी। अगला, राम की शक्ति पूजा की फलश्रुति। राम की शक्ति पूजा की फलश्रुति तुलसीदास है। राम की शक्ति पूजा की फलश्रुति तुलसीदास है। डैश करके बच्चन सिंह। और क्या तुलसीदास हैं? तुलसीदास में निराला ने गोस्वामी तुलसीदास को अभिनव सांस्कृतिक सूर्य के रूप में चित्रित किया है। पंक्तियाँ इसी में, भारत के नभ का प्रभा पूर्य, ये पा है, नहीं तो गड़बड़ा दो यार। शीतल छाय सांस्कृतिक सूर्य, पूर्य या है या।
सांस्कृतिक छाय, नहीं, एक मिनट, उल्टा हो गया। शीतल छाय सांस्कृतिक सूर्य है। भारत के नभ का प्रभापूर्य शीतल छाय सांस्कृतिक सूर्य। नेक्स्ट अगली लाइन, ये कई बार नेट में आई है अगली वाली। धिक धाये तुम अनाहूत, धिक धाये तुम अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत। धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत। राम के नहीं काम के, सूत कहलाए। दिख रहा है अनिल? धिक धाये तुम अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत। राम के नहीं काम के सूत कहलाए। इसमें एक शब्द बड़ा पूछा जाता है, क्या? हाँ, राजीव क्या नाम है इसका अर्थ? बिना मतलब। जब बिना बुलाए कोई मेहमान आ जाए तो उसे कहते हैं अनाहूत। क्यों कहा गया? यहाँ हम यहाँ नहीं चलते हैं, हम वहाँ चलते हैं। जब बिना रत्नावली के बुलाए रात में भरी हुई गंगा पे लाश पे चढ़ के पहुँच गए थे, ठीक, उस बात की चर्चा कर रहे हैं कि धिक्कार है, धाये दौड़ गए तुम अनाहूत। धिक्कार है जो दौड़कर तुम बिना बुलाए धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत। जो तुम्हारी मान मर्यादा वंश का जो श्रेष्ठ सम्मान मान था उसे आपने धो दिया। राम के नहीं काम के सूत कहलाए। इसी पे दोहा लिखा गया है, अस्थि चर्म की देह में तैसी जो श्री राम में हो तो होत न भवभीत। तो ये संसार पार न हो जाता। उसी चीज को ये दूसरे रूप में लिख रहे हैं। चलिए आगे लिखते हैं, दो पंक्तियां और हैं। भारती इधर, भारती इधर कामा है उधर सकल। भारती इधर कामा है उधर सकल। एक लाइन खत्म। दूसरी, जड़ जीवन
के संचित कौशल तीसरी लाइन है जय इधर ईश है उधर माया कर। अंतिम 2 लाइनें हैं। देश काल के सर से विध कर। देश काल के सर से विंध कर, यह जागा कवि अशेष छविधर। यह जागा कवि अशेष छविधर। अब हेडिंग डालिए, निराला जी पर विद्वानों के कथन। किसने निराला को क्या कहा है? निराला जी पर विद्वानों के कथन। पहला कथन लिखिए, निराला अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड हैं। निराला अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड हैं, डैश करके महादेवी वर्मा। अगला लिखिए, निराला भारतीय साहित्य के मणिदीप हैं। निराला भारतीय साहित्य के मणिदीप हैं, उज्ज्वल आलोक नक्षत्र हैं। निराला भारतीय साहित्य के मणिदीप हैं, उज्ज्वल आलोक नक्षत्र हैं, डैश करके नंद दुलारे वाजपेयी। काव्य रूपों के क्षेत्र में, अगला, काव्य रूपों के क्षेत्र में निराला का काव्य अत्यंत समृद्ध है।
नंद दुलारे वाजपेयी। निराला का व्यक्तित्व और कृतित्व विसंगतियों का पुंज है। निराला का व्यक्तित्व और कृतित्व विसंगतियों का पुंज है। इंद्रनाथ मदान। नेक्स्ट, वह नख से शिख तक मौलिक हैं। वह नख से शिख तक मौलिक हैं। वह किसी से हूबहू नहीं मिलते। वह किसी से हूबहू नहीं मिलते। उनका निराला नाम बिल्कुल सार्थक है। उनका निराला नाम बिल्कुल सार्थक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। निराला में बहु वस्तु स्पर्शनी। निराला में बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा थी। किसने कहा? आचार्य शुक्ल। निराला अन्यतम मानवीय करुणा निराला अन्यतम मानवीय करुणा और वयस्क श्रृंगार के कवि हैं। रामविलास शर्मा। निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं। निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं। दुख और मृत्यु के भी। दुख और मृत्यु के भी डैश करके रामविलास शर्मा। निराला परंपरा के विभूति थे। इसके बाद निराला को अलग से ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निराला परंपरा के विभूति थे शमशेर बहादुर सिंह। अगला
निराला का संपूर्ण जीवन ही प्रमुख गाथा है।